करते हैं। आप देख चुके होंगे, आपका भाग और प्रस्तावना आपको पढ़ा चुके हैं। अब चलते हैं हम संविधान के अनुसूचियां एवं अनुच्छेद चल रहे हैं। तो संविधान की अनुसूचियां एवं अनुच्छेद पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ही पढ़ाया जाएगा और जो भी एग्ज़ाम में देख रहे हैं वो सारे होंगे। और याद रखिएगा, BSPHCL का जो है मैंने बुक लाया है, उसमें मैंने देख रहा था GK GS से जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी इंडियन ज्योग्राफी से, उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो कि 2018 में जो पेपर हुआ था। सिंधु सभ्यता इंडियन हिस्ट्री से पूछ रहा है, प्राचीन से लेकर इंडियन हिस्ट्री तक ही पूछ रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछ रहा है। दूसरा चीज़ आपसे पूछ रहा है कि पॉलिटिकल में आपको आर्टिकल, अनुच्छेद, संविधान, यही सबसे पूछ रहा है। ज्योग्राफी से जो मैं पढ़ा चुका हूँ इंडियन ज्योग्राफी में, जैसे कि पाक स्टेट, श्रीलंका और भारत को अलग करने वाला कौन सा स्टेट है, तो पाक स्टेट है। तो यही सारे क्वेश्चन जो कि मैं करवा दूंगा आपसे। और इसमें हिंदी भी पूछता है, ये तो आप भी जानते हैं, तो हिंदी का भी मैं करवा दूंगा। तो आप बस वेट और वॉच करते रहें। मैं 100% है कि तैयारी बेस्ट करवा दूंगा। 100 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इतना बता दिया मैंने, प्रैक्टिस सेट जल्द करवा दूंगा, एक शॉर्ट ट्रेलर दूंगा, बस ज़्यादा नहीं दूंगा। तो चलिएगा, संविधान का चलते हैं, शुरू करते हैं। संविधान की अनुसूची और अनुच्छेद की बात करते हैं। तो संविधान की अनुसूची एवं अनुच्छेद की बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुच्छेद थी? तो याद रखिएगा 8। आप जानते हैं प्रारूप समिति की बात करें तो BR अम्बेडकर को हम याद करते हैं। आप पढ़े होंगे, मेरा अगर 1, 2, 3 टॉपिक पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा अगर प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची थी तो 8 अनुसूची थी। याद रखिएगा, अनुसूची की बात होगी तो 8 होगी। किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा। आगे चलेंगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? तो 8 ही अनुसूची थे। याद रखिएगा, बाद में जाके 12 हो जाएंगे, लेकिन अभी जाके 8 ही हैं। याद रखिएगा, तो अंतिम रूप से भी पूछेगा तो 8 ही बताना है, प्रारूप समिति के द्वारा भी पूछा जाए तो 8 ही बताना है। आगे चलेंगे, आगे सवाल आपसे बनता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं, जो कि आप देखे थे, मैंने बोला भी था, है ना। तो अगर पूछे कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान कितने थे, अंतिम रूप से पारित हुआ था ना, तो 8 फिक्स कर दिया गया था। बाद में अब वर्तमान में 12 कर दिया गया है। याद रखिएगा, और आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा प्रारूप समिति द्वारा क्या दिया गया था, तो 8 अनुसूची दिया गया था। चलिए देखिए, यहाँ वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने अनुसूची हैं? तो 12 टोटल। याद रखिएगा। आगे सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो प्रथम अधिवेशन जब हुआ था उसी में, याद रखिएगा, संविधान संशोधन हुआ था प्रथम, उसी में ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट और VBI क्वेश्चन पूछता है, आजकल का ट्रेंडिंग ये क्वेश्चन है। क्या है? 52 में संविधान संशोधन अधिनियम जो 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1985 में हुआ था, जो कि 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची अब बच रहा है, क्योंकि टोटल 12 था, जिसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। पंचायत से संबंधित है, मतलब 73वां संविधान संशोधन किससे है? पंचायत से है। अब 74वें संविधान संशोधन को देख लीजिए, तो 74वें जो संविधान संशोधन अधिनियम जो है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई है? तो 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, जो कि नगर पालिका से संबंधित है कि नहीं? तो क्लियर हो गए 11 और 12। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? अब जो अनुसूची बचा हो उसके बारे में पढ़ लेंगे, जिसमें से द्वितीय अनुसूची की बात करता है। तो याद रखिए, पद अधिकारों का वेतन है, जितने भी राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ये सारे का क्या होता है? वेतन की बात करता है, जो कि आप पढ़े हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का जो है क्या बोलते हैं, उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। तो राज्य और संघ की अगर बात करेगा, शासित की बात करेगा, क्षेत्रों की बात करेगा, तो हम याद रखेंगे प्रथम अनुसूची।
अब देखिए वेतन की बात करेगा, द्वितीय अनुसूची हम याद रखते हैं, तो जिसमें किसको किसको वेतन मिलता है तो याद रखेंगे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान जो है संविधान जो है किस अनुसूची में है तो द्वितीय अनुसूची में है, जो कि दूसरा अनुसूची हम कहते हैं। याद हो गया, प्रथम में राज्य और संघ शासित क्षेत्र की बात होगी और दूसरा में वेतन की बात होगी, पदाधिकारियों की बात होगी जिसमें राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल आ जाएंगे, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय के न्यायाधीश आ जाएंगे और महालेखा परीक्षक के लोग आ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें तृतीय अनुसूची की बात करते हैं। तो तृतीय अनुसूची को ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो तृतीय अनुसूची में है कि भारतीय संविधान की तीसरी जो अनुसूची है क्या है तो याद रखिएगा ये शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो तृतीय अगर अनुसूची की बात करेंगे या तीसरी अनुसूची की बात होगी, अगर भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताइएगा, शपथ और प्रतिज्ञान की बात होगी, शपथ की बात होगी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल बनता है चौथा क्या बनता है कि संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य एवं या तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के जो स्थान होते हैं उसे आवंटन की सूची किससे है तो चतुर्थी अनुसूची में है, मतलब राज्यसभा से संबंधित होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पकड़िएगा, तो राज्यसभा से संबंधित होगा, उसमें स्थानों का आवंटन होगा जिसमें राज्य और संघ की बात होगी, तो चतुर्थी अनुसूची की बात करेगा। ठीक है, आगे सवाल बनता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद और अनुसूची का संबंध जो है स्वशासी जिला परिषद से है तो छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताइएगा, अनुच्छेद और अनुसूची का संबंध होगा स्वशासी जिला होगा, जो कि आसपास के जिले परिषदों की बात होगी, तो वो हम छठे अनुसूची में याद करेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे सवाल बनता है कि भारत के संविधान जो है किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति जो होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र जो कि जाति कहते हैं, के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो हम जानते हैं 5वीं अनुसूची में बात करते हैं। तो जैसे ही अनुसूचित क्षेत्रों की बात करा जाए, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की बात किया जाए या नियंत्रण की बात किया जाए, मतलब कंट्रोल की बात किया जाए, अनुसूचित क्षेत्र की मतलब नीचे या पिछड़ी जाति लोग जो होते हैं उनके लिए बोला जाता है। ये आप जो है क्वेश्चन को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए क्या किया गया था, 5वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। आगे सवाल आपसे बनेगा कि भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध संबंधित है। तो प्रमुख उपबंध जो है संबंधित है, तो बताइएगा कौन कौन है। तो छठी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति का क्षेत्र की बात करें तो हम जान गए कि भाई 5वीं है, लेकिन अगर छठी अनुसूची एक प्रमुख उपबंध है, क्यों है, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 जगह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी 4 जगह छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध माना जाता है। क्लियर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत के किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं है। तो मणिपुर में छठी अनुसूची लागू नहीं है, याद रखिएगा। ये हम लोग की तरह नॉर्मल है, जैसे स्पेशल अनुसूची में नहीं रखा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को रखा गया है, याद रखेंगे, लेकिन मणिपुर को नहीं रखा गया है। अब चलते हैं छठे प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख जो है किस अनुसूची में है। तो किस अनुसूची में ये सवाल आपसे पूछता है, तो याद रखेंगे अगर अनुसूची की बात किया जाएगा तो 8वीं अनुसूची में है, याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान में 22 जो भाषाओं का जो राजभाषा दर्जा दिया गया है, प्रदान किया गया है, तो 8वीं अनुसूची हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसमें हम तो बहुत अच्छे से तैयारी भी है। आगे सवाल है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है राष्ट्रीय भाषा की सूची से है। तो किससे है, राष्ट्रीय भाषा की सूची से माना जाता है 8वीं अनुसूची, याद रखेंगे। अब इसमें सवाल बनता है 9वीं अनुसूची, तो मैंने पढ़ा था ऊपर, जो कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत रखा गया है, लेकिन क्या बात है, चलते पढ़ते हैं। किसी अधिनियम को संविधान के किसी अनुसूची में जो है सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, वो है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को जो है याद रखिएगा, किसी भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, याद रखिएगा, ये पूछेगा।
आपसे सवाल है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु को किया गया है। तो किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु को याद रखिएगा, सम्मिलित किया गया है, याद रखेंगे 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तमिलनाडु राज्य को याद रखेंगे, ये जरूरी है। आगे सवाल आपसे पूछता है कि दल बदल की बात करते हैं, तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो 10वीं अनुसूची में। तो दल बदल 10 याद रखिएगा। ये बहुत बार होता था कि इधर से उधर पलट जाते थे लोग, तो इसीलिए ये कानून बना, याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। आगे आपसे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायती राज अधिनियम से है। ये भी ध्यान रखने की चीज है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो हम पंचायती राज से बताया था मैंने, जो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। और 74वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो नगर पालिका, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध अगर आपसे पूछे तो बताइएगा नगर पालिकाओं के अधिकार का संबंधित प्रावधानों की बात करेगा, याद रखिएगा 12वां, जो कि 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। आगे सवाल आपसे पूछेगा कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को अनुसूची में से किस अनुसूची की अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को ही संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर नया राज्य का सृजन करना हो तो, ठीक है, याद रखिएगा। आगे सवाल आपसे पूछता है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो हम जानते हैं जब अंतिम रूप से पारित हो गया था तो हम ऐसे जानते थे कि 8 अनुसूचियां हैं। ये तो मैं पढ़ा था, लेकिन आप भी पढ़े थे और मैंने दिखाया भी था। तो अब जान लीजिए 395 याद रखिएगा अनुच्छेद था अंतिम रूप से, ठीक है। वर्तमान में तो आपको मैंने वीडियो देखे होंगे मेरा, तो याद रखिएगा 468 है अनुच्छेद, याद रखेंगे। लेकिन अभी भी इसे माना जाता है 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं और 8 अनुसूचियां हैं जो कि अंतिम रूप से हैं, जो कि वर्तमान में देखिए यहाँ पे क्लियर आपका है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो आप जानते हैं 12 अनुसूचियां हैं और 468 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 12 अनुसूची है और 468 अनुच्छेद हैं, लेकिन अभी भी न्यायिक रूप से अभी 395 ही आर्टिकल की आवश्यकता हुई है, आगे नहीं बढ़ा है। आगे सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है? तो अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का नियम है, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है ना, याद रखिएगा। तो अगर डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो रही है, उनके अनुसार अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 माना जाता है, आर्टिकल 32 माना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 1 में, मतलब अनुच्छेद 1 में। तो भारत राज्यों का संघ है किस में है? अनुच्छेद 1 में है, याद रखिएगा। आगे सवाल आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में नए राज्य का गठन होता है? तो अनुच्छेद 3 में होता है। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में नए राज्यों का गठन होगा, तो याद रखिए नए राज्यों की बात होगी तो अनुच्छेद 3 होगा। अगर भारत राज्यों का संघ पूछेगा तो 1 होगा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता की बात करती है, तो नागरिकता की बात मैंने पढ़ाया था, 5 से 11 में इसकी चर्चा है। अगर आपसे पूछे नागरिकता का संबंध बताइए, आर्टिकल बताइए किस में है, तो 5 से 11 में इसकी चर्चा है, जो कि स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा उसमें। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे मैंने बोला था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया था। तो 1235 में इसकी चर्चा है, जो कि 32 को इंपॉर्टेंट माना गया है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे सवाल आपसे पूछता है, आगे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 15 को माना जाता है। मतलब आर्टिकल 15 को हम लोग मानते क्या हैं कि याद रखिएगा धर्म हो, वंश हो, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव को रोका जाए तो समझ जाइए आर्टिकल 15 को याद कर लीजिएगा। आगे सवाल आपसे पूछेगा कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोरी वर्ग के लिए
आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान है, तो आर्टिकल 16 को प्रदान है। अगर आर्थिक रूप से कमजोर हो या कमजोर वर्ग के लोग हों, उनके लिए आरक्षण की बात होगी तो आर्टिकल 16 को याद रखिएगा। जाति धर्म भेदभाव के रोक लगाने की बात होगी तो याद रखिएगा 15 होगा। आगे सवाल बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? बताइएगा। तो याद रखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? तो 17 को जो है आर्टिकल 17 जो है 17 जो है उसे छुआछूत की बीमारी से दूर किया गया है, याद रखेंगे। और इसमें याद रखिएगा आर्टिकल 17 में उसे हम एक और नाम से जानते हैं, अस्पृश्यता के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो 17 में है, जो कि आप अभी सुने। ठीक है, चलिए आगे सवाल बनता है कि 18 तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है, इसलिए 19 पे चलते हैं। 19 इंपॉर्टेंट है, क्यों है? संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो याद रखिएगा ये है अनुच्छेद 19 की बात करता है, आर्टिकल 19 की बात करता है। अगर मान लीजिए मुक्त रूप से अगर आवागमन की बात होगी, अधिकार की बात होगी, संविधान अनुच्छेद किसके अंतर्गत आएगा? मौलिक अधिकार मिला है तो अनुच्छेद 19 के तहत मिला है। आगे सवाल बनेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 में ही दी गई है, मगर याद रखिएगा 1A में दिया गया है, याद रखिएगा 19 का 1A में दिया गया है, याद रखिएगा। कहीं कहीं आई दे देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 24 है, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछे अनुच्छेद में बच्चों के शोषण से जो है संबंधित क्या है, तो अनुच्छेद 24 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे सवाल अब पूछेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 25 से 28 में बात करता है, मतलब 25 से 28 में क्या बात करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का बात करता है, गारंटी की बात करता है। आगे सवाल बनता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 29 में की गई है, याद रखिएगा। आगे सवाल आपसे पूछेगा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 में करता है, याद रखिएगा। 32 में याद रखिएगा यही बात करते हैं, 32 में सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों का मौलिक अधिकार या संवैधानिक औपचारिक की बात करता है, 32 याद रखेंगे। आगे सवाल आपसे पूछेगा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक की बात करता है? तो 36 से 51 की बात करता है, 36, 51 की बात करता है, याद रखिएगा नीति निर्देशक की बात करता है। आगे सवाल आपसे पूछ देगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 38 में बात करता है। अगर मान लीजिए कल्याणकारी राज्य की बात करता है, उसके बाद उसकी चर्चा करता है, तो आर्टिकल 38 की बात करता है। अगर आपसे पूछे समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 39A में है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 39A में बात करते हैं। आगे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 की बात करता है। तो अनुच्छेद 40 की बात करता है, ग्राम पंचायत की बात करेगा, याद रखेंगे। ग्राम पंचायत मतलब अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने की अगर बात कहेगी तभी आर्टिकल 40 लगाएगा, नहीं तो 243 फिक्स है। आगे सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 44 इसमें जो है सम्मिलित है। नागरिक की अगर समान नागरिक संहिता की बात करेगा तो 44 याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे 42वां संविधान संशोधन जिस हुआ था किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा ये है आर्टिकल 51, जो कि 42वां संविधान संशोधन 76 मतलब 1976 के तहत ये अनुच्छेद 51 जोड़ा गया है, जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य है। 51A याद रखेंगे, 51 अगर आ गया तो नीति निर्देशक तत्व आ गया है ना। आगे सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? तो आर्टिकल 53 में यह वर्णित है। किसमें? 53 में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ
अधिकारियों के द्वारा करेंगे, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 53 में ये बात कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो शक्ति होती है निहित होती है। याद रखिएगा सबसे पहले तो संघ की कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में। याद रखिएगा स्वयं के लिए और अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं उनके द्वारा करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 53 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57 करता है, मतलब अनुच्छेद जो है याद रखिएगा 57 करता है। तो अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करती है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 57 करता है। आगे सवाल बनता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो 61 याद रखिएगा 61 आर्टिकल 61 याद रखिएगा अनुच्छेद 61 जो है याद रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। इससे एक सवाल याद आया होगा कि महाभियोग जो है राष्ट्रपति पे चलाया गया है कहाँ से लेते हैं, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा वीडियो को। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो हम जानते हैं कि संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसमें राष्ट्रपति का जो है उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो है आर्टिकल 63 में है। इसमें उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो हम आर्टिकल 63 को याद करेंगे। आगे सवाल बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण समूहों के रूप में लोकसभा में प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आर्टिकल 75 होता है, मतलब अनुच्छेद 75 को कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे मंत्रीगण कहे या मंत्रिपरिषद कहे या मंत्रीगण समूह कहे, ये लोकसभा की बात करे कि प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रीगण, तो याद रखेंगे आर्टिकल 75 कहेंगे। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत मतलब पद की बात करता है को विवेचित करता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 75। देखिए मंत्रीगण का समूह कहिए या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कहिए या पद की बात करेगा या लोकसभा से संबंधित होते हैं मंत्रिपरिषद, तो आप जानते हैं तो आर्टिकल 75 याद रखेंगे। एक और आता है 76 जो कि आपके लिए पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो महान्यवादी की नियुक्ति की अगर बात करेगा तो 76 याद रखेगा, आर्टिकल 76 मतलब अनुच्छेद 76 याद रखेगा, 76 याद रखेंगे। आगे एक सवाल और पूछता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के दोनों अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की बात करता है, अनिवार्यता का वर्णन करेगा? तो आर्टिकल याद रखिएगा 85 करेंगे, 85 करता है, अनुच्छेद याद रखिएगा 85 करता है। तो आर्टिकल 85 में क्या कहा गया है? दो अधिवेशन के बीच का अंतराल अगर पूछा जाए तो कितना बताइएगा? 6 माह बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो हैं लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो आर्टिकल 85 में ही चर्चा किया गया है, जो कि 6 माह का अंतराल बताया, इसमें भी 85 ही जोड़ा जाएगा। तो आपसे इसमें 85 से 2 क्वेश्चन बने। पहला कि 6 माह का अंतराल होना चाहिए 2 अधिवेशन के बीच में, तो किस में है? 85 में। राष्ट्रपति संविधान के अंतर्गत अगर पूछा जाए कि लोकसभा भंग कर सकता है तो कौन राष्ट्रपति करेंगे, कब, किस आर्टिकल के तहत? तो 85 के तहत। क्लियर। आगे सवाल आपसे पूछेगा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक मतलब दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात कर रहा है, प्रावधान जो किया गया है किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 108 में क्या चर्चा है? संयुक्त बैठक की बात करता है, प्रावधान की बात करता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है 110, क्योंकि इसमें क्या है कि 110 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की बात करता है? ये बहुत बार पूछा है। तो धन विधेयक की, ऐसा नहीं कि खाली धन विधेयक की परिभाषा की बात करेगा, परिभाषा दी गई है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 110 में किया गया है, याद रखेंगे, मतलब 110 में आर्टिकल 110 की बात करता है। क्लियर। धन विधेयक की परिभाषा की अगर बात होगी तो। अब चलते हैं आगे, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, ठीक है, के लिए भारत सरकार की प्रकलित बोलते हैं इसको, प्राप्ति और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है, तो अनुच्छेद 112 की बात करता है। तो इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूछ देगा कि आर्टिकल 112 में क्या है, तो याद रखिए वित्तीय वर्ष को पारित करने की बात करता है, विवरण देने की बात करता है, संसद के सामने पारित करने की बात करता है, याद रखिएगा। तो वित्तीय से संबंधित अगर वित्तीय वर्ष से संबंधित पूछ देगा तो याद रखिएगा 112 याद रखेंगे। आगे सवाल है कि
और इससे पहले मैंने पढ़ा है धन विधेयक, जो कि 110 की बात करता है, जिसमें परिभाषा की बात करता है धन विधेयक की, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा उस आर्टिकल का नाम है 123, याद रखेंगे। आर्टिकल 123 की बात करता है। तो आर्टिकल 123 में याद रखिएगा क्या है कि अनुच्छेद 123 में क्या चर्चा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब जारी करता है, याद रखेंगे। आगे सवाल आपसे पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की बात करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की बात करेगा। तो याद रखिएगा आर्टिकल 124 बताइएगा, आर्टिकल 124 बताएंगे। मतलब आर्टिकल 124 मतलब अनुच्छेद 124 की बात करता है। अब देखिए राष्ट्रपति पे महाभियोग चलता है तो 61 में आ जाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की महाभियोग की बात करेगा तो हम आर्टिकल याद रखेंगे 124 याद रखेंगे, अनुच्छेद 124 याद रखेंगे। ठीक है, आगे सवाल आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 143 की बात करेगा। अगर पूछते आपसे कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से हमको लेना है परमिशन राष्ट्रपति को, तो परामर्श लेगा किससे लेगा, किस आर्टिकल के तहत लेगा। तो आर्टिकल 143 के तहत लेगा, मतलब 143 अनुच्छेद के तहत लेगा, याद रखिएगा 143 याद रखेंगे 143 के। देखिएगा ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि 143 में आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो है क्या था अनुच्छेद के अंतर्गत वो परामर्श ले रहे थे, ये तो आप जान रहे थे। लेकिन इसमें देखिए 177 है, 137 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा चेंज है। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा जो सुनाया गया निर्णय होता है या आदेश का पूर्णावलोकन कर सकता है। कोई भी आदेश कभी कभी होता है ना कि हम दे दिए, सही दिए, गलत दिए, उसका पूर्णावलोकन कर सकते हैं। यह व्यवस्था जो है आर्टिकल 137 में किया गया है। तो 137 मतलब 137 में आर्टिकल में किया गया है, अनुच्छेद में किया गया है चर्चा। याद रखिएगा कि हम सर्वोच्च न्यायालय जो है अपना मतलब स्वयं का विचार या जो आदेश दिया है उसका विचार का पूर्णावलोकन कर सकता है कि मैं सही दिया कि गलत। आगे सवाल बनता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा 149 की बात करता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो 149 जो है, याद रखिएगा 149 जो आर्टिकल है मतलब अनुच्छेद 149 है, उसमें क्या है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करता है, कर्तव्यों की बात करता है। तो याद रखेंगे। आगे बात करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य में विधान परिषद की बात होगी, तो की स्थापना और समाप्ति की बात होगी, प्रावधान किया रहेगा, तो किस में होगा, तो 169 में होगा। याद रखिएगा 169 में होगा, मतलब आर्टिकल याद रखेंगे 169 में होगा। तो अनुच्छेद 100 क्या होगा, 69 में होगा, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे 169 किस में है, अनुच्छेद 169 की अगर बात होगा तो विधान परिषद को याद रखिएगा। तो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की बात होगी, यही याद रखेंगे। विधान परिषद दे देगा तो ऐसा नहीं कि खाली विधान परिषद में 169 लगा दीजिएगा, नहीं, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की बात होगी तो 169 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की बात होगी। राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा को संबोधित करने का प्रावधान है। तो याद रखिएगा 176 की बात होगी। तो आर्टिकल याद रखिएगा 176 मतलब अनुच्छेद 176 की बात करेगा। याद रखिएगा 76 मतलब 176 को बोलते हैं, जो कि राज्यपाल की विधानसभा को संबोधित कर सकता है। तो याद रखिएगा राज्यपाल जो है राज्य का विधानसभा की बात करेगा, उससे संबंधित है, संबोधित करेगा या संबंध रखता है, प्रावधान करता है। तो राज्यपाल राज्य के विधानसभा की बात करेगा। तो याद रखिएगा 176 की बात करेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। यह व्यवस्था जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 226 में की गई है। तो आर्टिकल याद रखिएगा आर्टिकल 226 में इसकी चर्चा की गई है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा
उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो यह व्यवस्था जो है याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 226 में इसकी चर्चा की गई है। आगे सवाल पूछता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 233 में किया गया है, याद रखिएगा। तो जैसे ही आपसे पूछे जिला न्यायालय की बात करेगा, प्रावधान की बात करेगा, तो हम 233 याद रखेंगे। आर्टिकल 233 संविधान 233 मतलब 233 याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान की गई है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 245 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है 245 जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि संसद या राज्य के विधान पालिकाओं द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे संवैधानिक रूप से, तो याद रखिएगा वो आर्टिकल 245 में चर्चित है। आगे सवाल बनता है 248वां आर्टिकल की बात अगर करेंगे तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, केंद्र मतलब संघ के पास, याद रखिएगा, तो संघ के पास है। तो याद रखिएगा केंद्र की बात करेगा तो केंद्र के पास अवशिष्ट जो शक्ति बोलते हैं स्पेशल शक्ति उसको बोलेंगे, तो याद रखिएगा 248 में है, याद रखिएगा आर्टिकल में, मतलब 248 अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, याद रखिएगा शक्ति केंद्र के पास रहेगा। कुछ राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है, तो इसमें याद रखिएगा 252 में इसकी बात कही गई है, आर्टिकल 252 में इसकी चर्चा की गई है। अगर आपसे क्या पूछेगा कि राज्य द्वारा मांग करना है, नया राज्य हमको बनाना है या मांग करना है भारत में, या संसद या उन राज्यों के लिए किसी अनुच्छेद का अंतर्गत कानून बनाना हो, राज्य के द्वारा मांगे गए कानून बनाना हो, तो याद रखिएगा आर्टिकल 252 की बात करेगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 252 याद रखिएगा। आगे आपसे पूछेगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो 249 बताइएगा, 249 बता देंगे। तो याद रखिएगा अगर राज्य सूची की बात करेगा, राज्य सूची में किसी विषय पर विधान बनाना है या शक्ति की देता है, मतलब किसी भी सूची में विषय बनाने की शक्ति देता है राज्य को, तो याद रखिएगा उसे हम आर्टिकल 249 बोलेंगे, अनुच्छेद 249 की चर्चा करेंगे। आगे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान है, तो आर्टिकल 253 की बात करता है, मतलब 253 अनुच्छेद की बात करता है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 253 में क्या चर्चा है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने का विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, याद रखिएगा संसद को याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन बनता है कि केंद्र हो या राज्य हो, राज्य के प्रशासनिक संबंध की बात करें, दोनों के बीच की अगर बात कहें तो केंद्र या राज्य के जो भी प्रशासनिक संबंध होते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 256 से लेके 263 में इसकी चर्चा है, आर्टिकल याद रखेंगे। तो आर्टिकल अनुच्छेद 256 से लेकर 263 में इसकी चर्चा है, याद रखिएगा। आगे सवाल पूछता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 256 में है, याद रखेंगे अनुच्छेद 256 में है। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है 256 के तहत। आगे सवाल है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो याद रखिएगा ये किया गया है भाई 263, याद रखेंगे जितने भी सब्सक्राइबर हैं याद रखेंगे, ये आर्टिकल का भी क्वेश्चन बनता है, बीपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा 263 जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद की गठन का प्रावधान जो है आर्टिकल 263 में बात करता है, 263 अनुच्छेद में चर्चा करता है। 280 इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 का बात करता है, आर्टिकल 280 का बात करता है। तो याद रखिएगा 280 अनुच्छेद में क्या चर्चा है, तो वित्तीय आयोग की बात करता है, याद रखिएगा।
चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? तो आर्टिकल याद रखिएगा 300 क में है, याद रखेंगे 300 क में है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद था? तो 300 क जो था संपत्ति का अधिकार का कानून बनाया गया है। तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल पूछ दे, अनुच्छेद पूछ दे तो 300 क बता दीजिएगा। ठीक है, आगे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नर्सरीग न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 311 की बात करता है। तो देखिए न्याय का अगर बात करें, नर्सरीग कहते हैं उसके, न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत की बात करते हैं या सुनवाई की बात करें, उसका समन्वय की बात करेंगे तो हम 311 याद रखेंगे। आगे की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की रचना का प्रस्तावित कर सकता है? तो अनुच्छेद 312 में इसकी चर्चा करता है, याद रखेंगे। आगे सवाल पूछता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं की संरक्षण प्रदान करता है? तो याद रखिए 311। तो याद रखिए लोक सेवा की बात होगी, या आप ऊपर देख रहे थे न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत की बात होगी, या लोक सेवाओं की बात होगी, तो 311 याद रखेंगे। ठीक है, आगे सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 315 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग की प्रावधान की बात करेगा तो 315 लगा के निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो जैसे ही लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने की बात होगी तो आर्टिकल याद रखिएगा 317 याद रखेंगे, 370 याद रखेंगे, 370 याद रखिएगा। आगे सवाल है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 320 के अंतर्गत आता है, मतलब 320 के अंतर्गत आता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अगर हो तो याद रखेंगे 320 याद रखिएगा। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की बात होगी तो अनुच्छेद 317 की बात करेंगे। आगे सवाल है किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण या निरीक्षण हो, निर्देशन या नियंत्रण की बात हो करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? तो ये की गई है आपका अनुच्छेद 324 जो कि इंपॉर्टेंट है। तो निर्वाचन आयोग का निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने के लिए क्या बना है, कौन सा आयोग बना है? निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है, जो कि अगर निर्वाचन आयोग की स्थापना भी मतलब पूछे तो 324 बताइएगा। अगर निर्वाचन आयोग का निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की बात करेगा तो भी हम आर्टिकल 324 बोलेंगे। आगे सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय का एक प्रावधान किया गया है जो कि अनुच्छेद 331 में किया गया है। तो 331 में इसकी चर्चा हुई है, आर्टिकल में याद रखेंगे। तो संविधान के अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय की बात होगी तब 331 याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 355 में किया गया है जो कि 335 बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात होगी तो अनुच्छेद आप 335 लगा के चलाइएगा। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आयोग की प्रावधान की गई है अनुसूचित जनजाति के लिए, जाति के लिए नहीं, अनुसूचित जाति के लिए नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो याद रखिएगा इसका याद रखेंगे क्या होगा, अनुच्छेद 338 का ए कहा जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा 343 के आई में किया गया है, याद रखिएगा 343 के आई में किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा, अब पूछेगा क्या भाई, फिर से पूछेगा तो किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी या लिपि देवनागरी होगी? तो याद रखिएगा आर्टिकल 43 होगा, याद रखिएगा 343 होगा। तो याद रखेंगे 343 जो है आर्टिकल किस में होगा, संघ के राजभाषा में हिंदी और लिपि में देवनागरी होगा, याद रखिएगा। हिंदी राजभाषा का दर्जा 343 आई में इसकी चर्चा है। आगे सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजाओं द्वारा
प्रारंभ शिक्षा मातृभाषा में दी जाने का प्रावधान है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 350 में 50 के ए में इसकी चर्चा है। देखिए आगे सबसे पहले बात है कि क्षेत्र के हिसाब से तो नहीं, मातृभाषा के हिसाब से आगे शिक्षा दी जाएगी तो ज़्यादा आसान होगा। तो क्षेत्र में मातृभाषा ही चल रहा है तो 350 ए की याद कर लेंगे, ठीक है। आगे सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 की बात करता है। तो याद रखिए 352 की बात करेंगे, क्योंकि 352 में क्या है भाई, तो 352 में आप जान रहे हैं आप सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, जो कि 352 की बात करता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात की बात होगी तो आगे सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक आक्रमण हो या आंतरिक जो है अशांति हो। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 355 में इसकी चर्चा की गई है। बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के जो है उसके लिए राज्यों का रक्षा करना 355 में की गई है। और 356 देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन अगर लग गया, तो याद रखिएगा वो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो 356 याद रखेंगे, 356 याद रखेंगे। 352 क्या है भाई, 352 तो अभी पढ़ें, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन कब, राज्य में, तो 356 याद रखेंगे। और 355 क्या था, जिसमें बाहरी आक्रमण से अशांति फैल जाए उसकी रक्षा के लिए, राज्यों की रक्षा के लिए जोड़ा गया था। अब 60 की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो 60 करता है। 360 इस इम्पॉर्टेंट है, 360 में क्या है, वित्तीय आपात लग जाएगा तब होगा, ठीक है। तो 52, 56 और 60 तीनों याद रखना होगा, क्योंकि तीनों आपातकाल से संबंधित है। आगे सवाल है भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है किस अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा वो अनुच्छेद है 352, जो कि आप जानते हैं ये हमारे राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसी में मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग हुआ है, याद रखेंगे। आगे सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है, तो याद रखिएगा अभी जस्ट पढ़ें 350 ए याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 350 होना चाहिए। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो, संविधान संशोधन का अधिकार हो, 368 आर्टिकल याद रखिएगा, क्योंकि 368 आर्टिकल में ही इसकी चर्चा करता है। तो संविधान संशोधन आपको याद है ना, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, जितने भी संविधान संशोधन होते हैं वो सब आर्टिकल कितने आते हैं, 368 में आते हैं, याद रखिएगा। कौन सी धारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है, उसे हटाया गया, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 370 जो है हटा दिया गया है। आप जानते हैं पहले इसे हटाया नहीं गया था, अब हटा दिया गया है, जो कि दर्जा मिला था, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो याद रखिएगा ये है 371 याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 371 में क्या है, एक विभिन्न राज्यों को एक प्रावधान दिया गया है 371 के तहत, याद रखेंगे। अभी भी 371 अभी इंपॉर्टेंट है, किस किस राज्य का याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान है, जो कि देख रहे थे 371 में विशेष प्रावधान तो नागालैंड को मिला है आर्टिकल 371 में, याद रखिए 371 में का में इसकी चर्चा है नागालैंड राज्य की, ठीक है। आगे सवाल है कि भारतीय संविधान के बीच किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के निरसन का स्पष्ट जो है प्रावधान किया गया है, प्रावधान है यहाँ पे किया गया है। तो अनुच्छेद 395 जो कि ये अंतिम रूप से ये आर्टिकल माना जाता है, तो 35 इसी के तहत रखा गया है, याद रखिएगा। जैसे ही भारत शासन अधिनियम 1935 हो या स्वतंत्रता भारत 1947 हो, निरसन का स्पष्ट प्रावधान करेगा, तो याद रखिएगा ये है हमारा अनुच्छेद 395 जो कि अंतिम माना जाता है, जो कि सरकार की तरफ से अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। ऐसे टोटल है 468 है ना। चलेंगे कुछ कुछ बचा हुआ जो कि हम खत्म करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होता है जिससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न
पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान करने का प्रावधान जो है आर्टिकल 18 में है। तो जो भारत रत्न मिलते हैं, पद्म विभूषण मिलते हैं, विभूषण मिलते हैं या अलंकार जितने भी अवार्ड मिलते हैं वो याद रखिएगा आर्टिकल 18 में है, याद रखेंगे, 18 में है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? वो याद रखिएगा, वो 24 के तहत किया जाता है, क्योंकि शोषण का अधिकार इसी के तहत आता है। आगे सवाल है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। ये कथन भारत जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 48A में है, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, 48 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि 48 इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बचे हैं जो कि हम खत्म कर देंगे इसको, है ना। और याद रखिएगा 360 के फिर से पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो आर्टिकल 360 को नहीं किया गया है, जो कि हमारा वित्तीय आपात की बात करता है। आगे सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्ति के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होगा? तो याद रखिएगा वो अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि जवाबदेही का नहीं होगा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद की शक्तियों की बात करता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। बस इतना ही क्वेश्चन था, और अगला जो चैप्टर आने वाला है संघ और राज्य, आज रात तक ये भी टॉपिक हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए क्षमा चाहेंगे, थोड़ा लेट से हुआ है, लेकिन जल्द ख़त्म करके, क्योंकि मुझे साइंस तक ख़त्म करना है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।